हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार एडीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कुछ बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं, जिसका भी एग्जाम है। आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपसे कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड आज की इस क्लास को आपसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 किसके लिए प्रावधान करता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 जो है फ्रेंड, ये प्रावधान करता है संसद का सचिवालय को। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। किसे करता है तो संसद का सचिवालय को करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार केसरी, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया। तो यह आंदोलन शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। ध्यान रखिएगा आप सभी, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रामीण आवास योजनाओं के लाभार्थियों को डैश के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो ग्रामीण आवास योजनाओं के लाभार्थियों को किसके द्वारा जो कि फ्रेंड सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर करते समय भारत का वाइसराय कौन था। लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर करते समय भारत का वाइसराय कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था लखनऊ संधि पर। लखनऊ संधि कब हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने विदेह साम्राज्य की शुरुआत की। तो ए राइट आंसर रहेंगे, नेमी विदेह के द्वारा विदेह साम्राज्य की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे नेमी विदेह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर का रीजेंट था। अकबर का कौन रीजेंट था, चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो ए राइट आंसर है बैरम खां। ध्यान रखिएगा आप सभी, बैरम खां कौन था तो अकबर का रीजेंट था। ए करेक्ट आंसर है। देखिए, अकबर के समय में जो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में, वो बैरम खां के समय ही लड़ा गया था। बैरम खां अकबर का संरक्षण था, क्योंकि उस समय अकबर कौन क्या था, बच्चे थे। तो इसका संरक्षण कौन कर रहा था तो बैरम खां कर रहा था। बाबर कौन था तो बाबर जो है कि हुमायूं का पिता यानी कि मुगल वंश के संस्थापक था। और इसके समय में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप सभी। किसको पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का जन्म कहां हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फाउंडेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, इसकी स्थापना जो की गई थी फ्रेंड 1983 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, कब की गई थी 1983 में। अगला देखिए। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। चलिए बताएंगे। बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी। तो उपरोक्त में से सभी खनिज पाया जाता है। मैग्नीज पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है, चूना पत्थर, ये सभी जो कि फ्रेंड बिहार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस आंदोलन को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो देखिए, स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे कहा जाता है, आप सभी को पता भी होंगे 1857 के विद्रोह को। ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, ये विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ से किया गया था। कहां से, मेरठ से। ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये कहां तक फैला था, दिल्ली तक फैला था। दिल्ली तक फैला था। उस समय जो कि दिल्ली का सुल्तान कौन था, शासक कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था। ध्यान रखिएगा। और इसी विद्रोह में जो कि फ्रेंड बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया गया था,
अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाया गया और उसे कहां ले गया था, रंगून ले गया था, वहीं पर उसका समाधि स्थल है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। या तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था, या बहादुर शाह जफर भी आता है। 1922 में ही चोरा चोरी कांड घटना हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और साइमन कमीशन जो कि फ्रेंड 1927 से 28 में ही भारत आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में निचली सदन लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है। लोकसभा को निचली सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, लोकसभा को निचली सदन और राज्यसभा को उच्च सदस्य कहा जाता है। तो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्र आपका 25 वर्ष होना चाहिए और इसका कार्यकाल जो है कि 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, लोकसभा की बात किया जाए। और उच्च सदन कौन सा होता है, तो राज्यसभा होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है और इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। और इसका चुनाव लड़ने के लिए जो कि फ्रेंड, इससे अगर चुनाव लड़ते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए आपका, तब आप सभी राज्यसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है? तो यह रखा गया है जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश था? तो यह है ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन सा देश है, ब्रिटेन देश है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कादंबरी के लेखक कौन है? चलिए क्वेश्चन 15 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। कादंबरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे आप सभी का। अगला है, वंदे मातरम के लेखक कौन है फ्रेंड? क्वेश्चन में 16 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि डैश बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए गए थे? कौन बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए गए थे? तो इसका नाम था नाना साहब। ध्यान रखिएगा आप सभी, नाना साहब जो कि फ्रेंड ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिससे उनकी पेंशन और पदवी से भी वंचित किया गया था। दोनों चीज से हटा दिया गया था, ना पेंशन दिया जा रहा था ना उसको पदवी दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में इस्पात संयंत्र के किस समूह की स्थापना की गई थी? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है कि भारत में जो कि इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया। तो ये 3 था, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगर यही क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि भिलाई जो है फ्रेंड ये किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में। इसकी स्थापना 1959 में हुआ था। दुर्गापुर की स्थापना भी 1959 में हुआ था, पर भिलाई की स्थापना 1955 में किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इतिहासकारों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को क्या नाम दिया गया था? इतिहासकारों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को क्या नाम दिया गया था? महायुद्ध नाम दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाए तो इस युद्ध की शुरुआत 1914 में, ध्यान रखिएगा 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक ये युद्ध चला था। ध्यान रखिएगा, जिसे महायुद्ध कहा गया था। और वहीं दूसरी युद्ध की बात किया जाए तो वह 1939 में शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कई बार आप सभी को बताया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो गठन किया गया था वो सिंगापुर देश में किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। और यह गठन किया गया था 1942 में, किसके द्वारा? मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। अगला देख लीजिए, मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि अब पैटर्न चेंज होते जा रहा है, न्यू सब क्वेश्चन आपको ऐड करके दिया जा रहा है। तो उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना होगा, उस लेवल तक लेके जाना होगा, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। ऐसे तो हलवा पूरी है ही नहीं कि सभी को मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा।
तो उस लेवल तक आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा फ्रेंड। तो मेरे साथ बने रहिए, सभी तरह का क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे। तो ए राइट आंसर है संतुलन मूल्य में कमी आएगी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया था हम सभी से कि मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संतुलन मूल्य में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919 क्या था। आप सभी को बताओगे कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, पर यह क्या था। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर पढ़े भी होंगे तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। ये एक प्रकार का कानून था, ध्यान रखिएगा। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी, यानी कि बिना किसी मुकदमे का कैद किया जा रहा था, ध्यान रखिएगा। इसमें किसी का सुनवाई नहीं होता था। तो यह था रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे सेम मॉनेक्सॉ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन विरोधी आंदोलन के नेता कौन थे। तो इसके नेता ये सभी थे, कृष्ण कुमार मित्र थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो ये सभी थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। डी राइट आंसर है। बंगाल विभाजन के बारे में पता है, 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला है राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना, यह स्थित है कहां पे। यह एक प्रकार का क्या है, सांस्कृतिक धरोहर परियोजना है जो स्थित है। तो यह इंदौर में स्थित है। ए राइट आंसर है। इंदौर कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए और श्रमिकों और नियोक्ता के बीच मजदूरी अनुबंध डैश पर आधारित होता है। तो यह जो आधारित होता है फ्रेंड, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई पर आधारित होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारी का महंगाई भत्ता जो होता है डीए और श्रमिकों और नियोक्ता के बीच मजदूरी अनुबंध, यह जो आधारित होता है वो किस पर होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई पर आधारित होता है। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सरकार द्वारा दूसरी हरित क्रांति को क्यों प्रारंभ की गई। दूसरी हरित क्रांति को क्यों प्रारंभ की गई थी, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। ये इसलिए की गई थी अस्थायी दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखिएगा। ए राइट आंसर रहेंगे। कृषि को बढ़ावा देने के लिए ही दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हरित क्रांति जो संबंधित है वो खाद्यान्न उत्पादन से है और सबसे अधिक इसका प्रभाव पड़ा था गेहूं पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेस एरोसियन और प्रॉफिट शिफ्टिंग बीईपीएस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कर परिहार रणनीति, यह विकल्प बिल्कुल सत्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बीईपीएस के लिए बिना परिपक्वता अवधि वाली निश्चित आय क्या कहलाती है। तो इसे हम सभी बेमियादी बांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेमियादी बांड कहते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य थे। किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे। न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और ये योजना मात्र में 4 वर्ष ही चला था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और यह पंचवर्षीय योजना का समय अवधि 1974 से लेके 1978 तक ही था, ध्यान रखिएगा। अगला है मुद्रा का अवमूल्यन अधिक लाभदायक होगा यदि डैश है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे आयातकों के लिए निर्यात सस्ता हो तब जो है कि मुद्रा का अवमूल्यन अधिक लाभदायक होगा। आयातकों के लिए निर्यात क्या हो, सस्ता हो तब होगा। अगला है किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जो जाना जाता है यह जाना जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना को, ध्यान रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका टाइम पीरियड की बात किया जाए
तो ये 1992 से लेके 1997 तक चला था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश को मंदी कहा जाता है। तो मंदी किसे कहा जाता है? ए राइट आंसर रहेंगे वस्तुओं की पर्याप्त मांग के लिए उत्पादन और रोजगार में कमी, इसे ही क्या कहते हैं? मंदी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वस्तुओं की पर्याप्त मांग के लिए उत्पादन और रोजगार में कमी को मंदी कहा जाता है। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा और मुंबई को जोड़ता है? ध्यान रखिएगा, आगरा और मुंबई को जोड़ता है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे NH3, ये आगरा और मुंबई को जोड़ता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पेचिश का कारण बनता है? फ्रेंड चलिए बताएंगे, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव जो है फ्रेंड पेचिश का कारण बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वायरस बनता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन बनता है? वायरस। अगला है, पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा था? तो पारिस्थितिकी शब्द जो गढ़ा था, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अर्नेस्ट हैकेल ने गढ़ा था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? फ्रेंड हम सभी वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हम सभी किस उपकरण का उपयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए बताएंगे। तो हम सभी हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का, याद रहेगा। अगला है, रक्त का पीएच मान क्या है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने दिया? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट के कुछ त्वरण के साथ नीचे जाने पर किसी व्यक्ति के वजन का क्या होगा? एक लिफ्ट है और यहां से कोई भी व्यक्ति इस लिफ्ट में बैठा हुआ है और यह त्वरण गति के साथ नीचे आ रहा है, तब उस व्यक्ति का वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, जब भी त्वरण गति के साथ नीचे आता हो तो घटेगा उसका वजन, यानी कि कम महसूस होगा वजन उसको, और अगर त्वरण गति के साथ ऊपर जा रहा हो तो अधिक महसूस होगा वजन उसको, उसका भार अधिक होगा। अगर समान गति से जा रहा हो तो कोई भी भार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर त्वरण गति से नीचे की बात किया जाए तो वजन घटेगा व्यक्ति का, और त्वरण गति से ऊपर की बात किया जाए तो वजन बढ़ेगा, और एक समान से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला है, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि को, जो कि फ्रेंड आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला है, पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। कौन सा अम्ल आता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डैश में कौन सा रासायनिक बंधन मौजूद है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक बंधन मौजूद है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन में दे देंगे, सहसंयोजक बंधन मौजूद होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई? तो देखिए, एक्सरे के खोज करता थे WC रॉन्टजेन। कर लीजिएगा आप सभी, रॉन्टजेन कर लीजिएगा, ये गेन हो गया तो इसको जॉ बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लार किस पोषक तत्व के पाचन में मदद करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, स्टार्च। अगला देख लीजिए, एक पहिए में बॉल बेरिंग का मुख्य कार्य क्या है? पहिए में जो बॉल बेरिंग लगा हुआ होता है, जैसे कि साइकिल का पहिया देखे होंगे, मोटरसाइकिल का पहिया देखे होंगे, उसमें बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। सिर्फ अभी तक आप साइकिल चलाए होंगे, मोटरसाइकिल चलाए होंगे, पर इसके बारे में नहीं पता होगा कि उसमें जो बॉल बेरिंग लगा होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए लगाया जाता है। क्लियर है? अगला है, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था संवहन
धारा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सीमेंट में जिप्सम का कार्य क्या है। तो देखिए सीमेंट में जिप्सम का जो कार्य है फ्रेंड वो क्या है, ये क्या करता है, सीमेंट स्थापना के समय को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। तो याद रखिएगा ए राइट आंसर होगा।